गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ इज़ मोनिका करी। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो पावर प्लांट के साथ हूँ। पावर प्लांट मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। डिफरेंट रिसोर्सेज से उत्पन्न हुई विद्युत ऊर्जा के डिफरेंट नाम्स होते हैं। जैसे कि पानी से अगर हम विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं तो उस पावर प्लांट का नाम होता है हाइड्रो पावर प्लांट्स। अगर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या बहुत ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से हम विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं तो उस पावर स्टेशन का नाम होता है वह न्यूक्लियर पावर स्टेशन। अगर हम थर्मल भाप की मदद से अगर हम विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं तो उस पावर स्टेशन का नाम होता है थर्मल पावर स्टेशन। पावर प्लांट से हमारे घर तक आने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं पावर सिस्टम। जैसे कि पावर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन उस क्रिया को बोला जाता है। तो जैसे हम पावर प्लांट में विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, उसके बाद हम वहीं पे जो बने हुए पावर स्टेशन पे हम विद्युत ऊर्जा को भेजते हैं। वो पावर स्टेशन हमारे कंट्री के अलग अलग शहरों में उस पावर हाउसों में सब बिजली को भेजते हैं। और वो पावर हाउस उस शहर के शहर के अंदर बने हुए अलग अलग पावर हाउसों को बिजली भेजते हैं और वो छोटे छोटे पावर हाउस हमारे घर तक विद्युत की सप्लाई करते हैं। इस तरह का पूरा एक सर्किल होता है जिसको हम पावर प्लांट से लेके पावर डिस्ट्रीब्यूशन तक इसकी स्टडी करते हैं। तो हम धीरे धीरे करके एक एक पावर स्टेशन के बारे में स्टडी करेंगे। पावर स्टेशन मतलब होता है पावर प्लांट थी। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पानी से विद्युत ऊर्जा कैसे बनती है और क्या स्ट्रक्चर्स होता है विद्युत ऊर्जा को बनाने का, क्या क्या चीज़ें हम लगाते हैं, कैसे हम उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और हमको विद्युत मिलती है। तो उस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मतलब पानी से बनने वाली ऊर्जा में हम इस्तेमाल क्या करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो पावर स्टेशन हमारा होता है उसको बनाने के लिए हम ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जहाँ पे भूतल में पानी की मात्रा एक सामान्य मात्रा की तरह हो, मगर वहाँ पे बने मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी उस एरिया के पास ना हो। मतलब पानी हो तो पर बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी के पास ना हो। वहाँ पे हम जो नदियाँ रहती हैं उनसे थोड़ी सी दूर पे हम पावर स्टेशंस बनाते हैं कि हम वहाँ से पानी आसानी से ले सकें। और पावर स्टेशन को हम वहाँ पे उस जगह पे हम डेवलप करते हैं जहाँ पे हमें क्या करते हैं हम जहाँ पे हम जो हमारा पानी होता है, जहाँ पे नदी होती है, वहाँ से हम बनाते हैं। उस नदी के आसपास हम एक डैम बनाते हैं। डैम हम ऐसी जगहों पे बनाते हैं जहाँ पे पानी की मात्रा पानी को हम ला के स्टोर कर लें। और वो जो डैम हम बनाते हैं उस जगह पे उस जो डैम होता है वो कंक्रीट वगैरह से मिल के बनाते हैं, जहाँ पे हम पानी को स्टोर करते हैं। तो एक हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जहाँ पे नदी होगी वहाँ से हमको पानी इकट्ठा करना होगा। फिर उसको हम एक अलग से डैम में जाके स्टोर करेंगे। अलग के डैम में आके जब हम पानी को स्टोर करेंगे, पानी को हम स्टोर करते हैं डैम में। इसके बाद उस डैम से हम पानी को पेन स्टॉक में भेजते हैं और इनटेक में भेजते हैं। अब इनटेक पेन स्टॉक ये सब चीज़ें क्या काम करती हैं वो अभी आपको डिटेल में आगे पता चलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नदी के पास में एक डैम बनाएंगे, वहाँ पर हम पानी को स्टोर करेंगे। पर्याप्त मात्रा में हम पानी को लगातार वहाँ स्टोर करते जाते हैं। डैम जो हमारा होता है वो कंक्रीट और या चट्टानों को काट के बनाया जाता है। इसके बाद हम इसको पेन स्टॉक में जोड़ते हैं और इनलेक में जोड़ते हैं। इसके बाद ये पेन स्टॉक और इनलेक का जो पूरा सिस्टम होता है, ये यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो पूरा सिस्टम है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। मतलब कि अभी तक तो हम खाली पानी को डैम में नदी से पानी को डैम में स्टोर किया और उस स्टोर पानी में हम पेन स्टॉक के थ्रू उसको हम कहाँ भेजेंगे, पेन स्टॉक के थ्रू हम उसको भेजते हैं टरबाइन में। टरबाइन कैसा काम करता है, ये बड़े बड़े पंखे होते हैं, बड़े बड़े
पंखे होते हैं जिस पे हम पानी को बहुत ही फ़ोर्स से गिराते हैं। जैसे फ़ोर्स से बहुत ज़्यादा फ़ोर्स गिराने पे ये पंखे क्या होते हैं, स्वतः ही रोटेट करना शुरू कर देते, क्योंकि कोई चीज़ हम इस पे बहुत फ़ोर्स से डालेंगे तो वो रोटेशन शुरू कर देता है। रोटेशन करते तो ये जो हम पानी यहाँ से पेनिस्टिक से टरबाइन पे गिरा रहे हैं और जो इस टरबाइन को रोटेट करा रहा है, तो हमको मिलने वाली जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, वो होती है गतिज ऊर्जा। वो गतिज ऊर्जा क्या करती है, उस गतिज ऊर्जा से हम क्या इस टरबाइन से हम जोड़ देते हैं जनरेटर को। तो जनरेटर क्या काम करता है, वही काइनेटिक एनर्जी को वो क्या करता है, जनरेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। इस तरह हमको पूरी सिचुएशन में हमको क्या मिल जाता है, जैसे ही वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होता है तो हमें क्या मिल जाती है, विद्युत ऊर्जा। मतलब हम गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल जाते हैं। और जब जनरेटर विद्युत ऊर्जा हमको यहाँ से मिल जाती है, तो उसी विद्युत ऊर्जा को हम पावर हाउस में भेजना शुरू कर देते हैं। यहाँ से वो पावर हाउस जाती है और पावर हाउस से हम इसको बस बार वगैरह की मदद से, ट्रांसफार्मर वगैरह की मदद से हम क्या करते हैं, हम इसको शहर के हर पावर हाउसों में भेजना शुरू कर देते। तो ये अभी हुआ कि मेन फंक्शन क्या होता है पावर हाउसों में। तो सबसे पहला मेन फंक्शन हमारा जो होता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का होता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड फंक्शन कि जल टरबाइन। जल टरबाइन मतलब मीन्स हो गया आपका ये जल टरबाइन, जहाँ पे हम क्या करते हैं, पानी को बहुत स्पीड से इन टरबाइनों पे गिराते हैं, जिसकी वजह से टरबाइन के पंखे घूमना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पंखे घूमना शुरू कर देंगे, ये यहाँ पे क्या होगी, गतिज ऊर्जा डेवलप होना शुरू हो जाएगी। उस टरबाइन को हम जनरेटर से जोड़ते हैं। ये थर्ड हमारा मेन टॉप इसका वो है फंक्शन कि हम इस टरबाइन को क्या करते हैं, जनरेटर से जोड़ते हैं। और जनरेटर से जैसे हम इसको टरबाइन को जनरेटर से कनेक्ट करते हैं, तो जनरेटर हमारा क्या काम करता है, वो गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदल देता है। गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में ये बदलते ही जैसे ही इलेक्ट्रिकल ऊर्जा बदलती है, हम इसको पावर हाउसों में भेज देते हैं। तो ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। और इसके बाद ये पावर हाउस में भेजने के बाद पावर हाउस छोटे छोटे ट्रांसफार्मर वगैरह की मदद से हम इन्हें शहरों के छोटे पावर हाउसों में भेजना शुरू कर देते हैं। तो मेन हमारे पास 3 फंक्शन हो गए इस पावर प्लांट को, हाइड्रोलिक पावर प्लांट को चलाने के लिए। हाइड्रोलिक संरचना, जल टरबाइन तथा विद्युत उपकरण, ये 3 हमारे पास मेन फंक्शन हुए इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को चलाने के लिए। हाइड्रोलिक संरचना, जल टरबाइन तथा विद्युत उपकरण। अब हाइड्रोलिक संरचना के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हमने आपको बता दी। ये डैम हो गया, डैम रिसीवर, पेनस्टॉक हो गया, इंटलेक हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं किसके अंदर, हमारी हाइड्रोलिक संरचना के अंदर। अब हम एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे किसका क्या फंक्शन होता है। देखिए डैम, जैसे कि लिखा है डैम के क्या करेंगे, डैम में हम वही पानी को हम स्टोर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी को हम स्टोर कर लेते हैं और वहीं से हम पानी को क्या भेजते हैं, पानी की सप्लाई भेजते हैं। कहाँ पे कहाँ पानी की सप्लाई। अच्छा, ये डैम जो होते हैं आपके, ये कंक्रीट पत्थर के बने होते हैं और कभी कभी डैम को वैसे चट्टानों वगैरह को काट के भी बनाया जाता है कि जिससे बहुत मजबूत वो बने। और तो यहाँ पे डैम बना ऊँचा। स्पिलवे क्या होता है, ये डैम बनाते समय डैम के अंदर ही हम यहाँ पे 7 डोर्स लगाते हैं, उसके लोहे की बड़े बड़े से डोर लगाए जाते हैं डैम के अंदर ही। ये 7 डोर्स होते हैं। ये डोर क्या करते हैं, आपको जैसे जितनी आवश्यकता है उतनी ही पानी को आप तक पहुँचाएंगे। तो इन स्पिलवे का क्या करो, जैसे कि तो ये जो स्पिलवे जो हमारे लगे होते हैं, 7 डोर्स होते हैं। ये जब पानी की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा डैम में हो जाती है, डैम उसको मात्रा को क्या करता है, मतलब कि उस लेवल को मेंटेन नहीं कर पाता और ऐसी सिचुएशन लगती है कि वो डैम टूट जाएगा, तो हम स्पिलवे की सहायता से क्या करते हैं, पानी को निकालते हैं। मतलब हम एक डोर ओपन कर देते हैं और जिससे वो अधिकतम पानी जो रहता है वो नदियों में जाके मिल जाता है। तो इस तरह से डैम हमारा सुरक्षित भी रहता है और जो अनावश्यक पानी है, जिसकी वजह से डैम में नुकसान हो सकता है, उन पानी को हम स्पिलवे की सहायता से बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, हेडवर्क की चीज़ें, ये क्या काम करता है, ये जैसे हमारे जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि नदियों में, जैसे कि मलबा हो गया, ये सारी चीज़ें जो आती हैं हमारी, इनको क्या करता है, ये टरबाइन तक नहीं पहुंचने देता और उसको वहीं पे रोक देता है। और शुद्ध पानी जो रहता है हमारा, बिना मलबा लेके, उसी पानी को ये क्या करता है, टरबाइन तक जाने देता है। अच्छा, स्रक टैंक क्या होता है, जैसे ये चीज़ क्या है,
ये क्या है, इनका काम क्या होता है, जैसे कि पानी की मात्रा अगर टरबाइन पर प्रॉपर नहीं पहुंच रही है या वहाँ पे कुछ दिक्कत है या प्रेशर की कमी है, तो ये एक्स्ट्रा पानी वहाँ पे भेजते हैं। इनके पास खुद सुरक्षित पानी होता है जिसको हम ओपन करके, ऑफ क्यों जा रही है, जिसको हम ओपन तो सर्क टैंक में क्या किया जाता है, सर्क टैंक इसमें क्या किया जाता है, जैसे जो पेन स्टॉक से जो पानी आता है टरबाइन पे जाने के लिए, जो पानी आता है उसकी मात्रा का कहीं पानी ज़्यादा और कहीं कम है, तो उस मात्रा को स्थिर रखने के लिए, मतलब जैसे कि पानी का बहाव बहुत तेज़ी से है, तो उछाल पानी हम पेन स्टॉक में, जैसे पानी स्थिर आना चाहिए, मतलब एक कांस्टेंट वेव से आना चाहिए। अगर पानी में बहुत उछाल होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा अप और डाउन की पोजीशन लेते हुए पानी चलेगा, कहीं ज़्यादा उछाल कहीं कम पानी बहुत फोर्सली चलेगा, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पानी का जो स्थिर मात्रा होती है ठीक नहीं होती, और उसमें हम क्या करते हैं, पानी को या तो हम सर्क स्टॉक से उतने पानी को बाहर निकालते हैं, और या हम उसको बैलेंस करने के लिए उसी सर्क स्टॉक से पानी को तेज करते हैं, जिससे कि जो पाइप है, मतलब उससे जो टरबाइन पे पानी गिरेगा वो एक बराबर फोकस से गिरे, बराबर लेवल से गिरे, और उसके टरबाइन के अंदर और बाहर दोनों का प्रेशर बराबर हो। इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हम अधिकतम पानी सर्क टैंक से, ज़रूरत पड़ने पर हम सर्क टैंक से सप्लाई कर देते हैं, या अधिकतम पानी को हम ज़रूरत पड़ने पर सर्क टैंक में डाल सकते हैं। तो वहाँ पे एक सर्क टैंक लगा होता है जो इमरजेंसी की तरह काम करता है। पेन स्टॉक आपको बता दिया गया कि पेन स्टॉक से ही पानी को टरबाइन पे गिराया जाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया आपका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें क्या डैम आ गया, स्पिलवे आ गई। स्पिलवे क्या होता है, डैम के अंदर बनाया गया 7 डोर्स होते हैं, जिसको हम ज़रूरत पड़ने पर डैम में जब कंडीशन ऐसी होती है कि डैम टूटने वाला है या फिर उसमें पानी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इन स्पिल डोर ओपन कर देते हैं, और इससे हम एक्स्ट्रा पानी को हम नदियों में वापस भेज देते हैं। इसके बाद हेड वर्क हो गया। हेड वर्क में हम जो नदियों से आने वाले पानी में, जैसे किसी का पानी में, जैसे मान लीजिए कोई गैया भैंस कुछ भी अगर मर गई है, तो इस तरह की चीज़ों को हम इस पेन स्टॉक के अंदर नहीं जाते, तो वहाँ पे हम हेड वर्क लगाते हैं, जहाँ पे हम इन चीज़ों को रोक देते हैं, रोक सकते हैं। और बाहर टंकी में आपको बता दी, बाहर टंकी अब सर्क टैंक जो आपकी होती है वो आपका वही काम करती है, जो पाइप होता है पेन स्टॉक, उसमें से निकलने वाला पानी जो टरबाइन पे गिरेगा उसका प्रेशर और पानी के अंदर का प्रेशर बराबर करने के लिए हम लगाते हैं बाहर टंकी। जो अगर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा और बाहर उतने प्रेशर से पानी नहीं निकल रहा है, तो उस अंदर के पानी को हम कम करने के लिए बाहर टंकी में उस पानी को डाल देते हैं। या अंदर का प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर अगर बहुत कम है अंदर का, और बाहर का वायु से भी प्रेशर जो पड़ता है पानी पर, अगर वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम अंदर के पेन स्टॉक में हम पानी बाहर टंकी की मदद से ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है, जो वायुमंडल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पड़ेगा अंदर और बाहर दोनों तरफ, उसको बैलेंस करने के लिए हम पानी को मात्रा को घटाते या बढ़ाते हैं। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा पानी लगा देते हैं, एक्स्ट्रा एक टंकी लगा देते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ सिचुएशन। पेन स्टॉक होता है जो टरबाइन पे पानी गिराता है, वो पाइप जो आपका स्टील का बना होता है उसको हम पेन स्टॉक कहते हैं। पेन स्टॉक में के अंदर भी 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक बटरफ्लाई वॉल्व लगा होता है, और इसके साथ ही लगा होता है आपका उसमें एक एयर वॉल्व भी लगा होता है, और ऑटोमेटिक बटरफ्लाई वॉल्व भी लगा होता है। तो ऑटोमेटिक बटरफ्लाई वॉल्व क्या करता है, जैसे कि तो ऑटोमेटिक बटरफ्लाई क्या करता है, अगर मतलब कि टरबाइन पे जब हम टरबाइन पे जब हम पेन स्टॉक के थ्रू पानी गिराते हैं, तो पेन स्टॉक से आने वाला पानी जो होता है, उस पानी का दबाव अगर बहुत ज़्यादा है, या ऐसा दिख रहा है कि जो पानी उस पेन स्टॉक में आ रहा है उसका प्रेशर इतना ज़्यादा है कि पेन स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो भी उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा, और पेन स्टॉक की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो टूट सकता है या वो फट सकता है। तो उस कंडीशन में हम बटरफ्लाई वॉल्व का ऑटोमेटिक बटरफ्लाई वॉल्व का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कंडीशन से अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम वो ऑटोमेटिक ही वो वॉल्व क्या होती है, क्लोज़ हो जाती है, जिससे पानी को जैसे मान लीजिए
पेनस्टॉक फट गया, ठीक है, तो पानी तो लगातार टरबाइन पे जाता रहेगा ना, जाता रहेगा, क्योंकि लगातार पानी जाता अगर रहेगा टरबाइन पे, तो उसका जो इकट्ठे टरबाइन में पानी जाने की वजह से जो कंडीशन वहाँ पर डेवलप होगी वो बैलेंसेबल नहीं होगी, और वहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, टरबाइन पहले बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्क करने लगेगा और गति जो इतनी ज़्यादा जिसको बैलेंस करना कंट्रोल में नहीं रहेगा। इस वजह से वहाँ पे ऑटोमेटिक बटरफ्लाई वाल्व लगाते हैं, जिसके जो क्या काम करता है, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो जो जैसे पाइप फट गया तो जितना पानी गया जैसे ही पाइप फटेगा वो ऑटोमेटिक वाल्व क्लोज हो जाएगी, और वो जितना पानी पेनस्टॉक में रहेगा वो क्या होगा, रुक जाएगा, मतलब कि वो क्लोज हो जाएगी, वाल्व को आगे पानी को वो जाने ही नहीं देगी। तो इसलिए वहाँ पे ऑटोमेटिक बटरफ्लाई वाल्व लगाया जाता है, और साथ में उस पेनस्टॉक के वायुमंडलिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए एयर वॉल्व भी लगता है। एयर वॉल्व भी लगाया जाता है, जिससे कि टरबाइन में जो प्रेशर है, वायु का जो प्रेशर है वो प्रेशर बैलेंस रहे। अगर उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हम एयर वॉल्व लगाते हैं। अब आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, जो चीज़ आपको बताई गई हैं सारी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। तो ये है वो पूरा स्ट्रक्चर, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, सर्क टैंक, हेडवर्क, ऑटोमेटिक बटरफ्लाई, एयर वॉल्व और पेनस्टॉक ये पूरी चीज़ पेनस्टॉक कहलाती है। ये पूरा स्ट्रक्चर ही यहाँ से यहाँ तक का पेनस्टॉक है। और यहाँ पे आपको वही कहते हैं पानी, नदी से आने वाला पानी जो होता है, यहाँ पे डैम के थ्रू आने वाला जो पानी होता है, यहाँ पे उसको कुछ मलबा वगैरह सबको रोकने के लिए यहाँ पे हेडवर्क लगा होता है। सर्क टैंक एक्स्ट्रा पानी होता है जो आपको इस पेनस्टॉक के अंदर प्रेशर जो होता है पानी को उसको बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक बटरफ्लाई में आपको बता दिए कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती कि ये पूरा ही पेनस्टॉक ब्लास्ट हो जाए, प्रेशर बहुत ज़्यादा इस पर पड़ जाए, तो ये वॉल्व अपने आप ही ओपन हो जाती हैं, और ये क्या करती हैं, उस कंडीशन में इसके अपने आप ही वर्क करना शुरू कर देती हैं, और उस कंडीशन में क्या करती हैं, क्लोज़ कर देती हैं उतने एरिया को, मतलब कि जहाँ जैसे इसमें ये लगी होंगी तो ये ओपन हो जाएगी, और ओपन होगी और ख़ुद वर्क करेगी, और इस पूरे वॉल्व क्या करेगी, यहाँ पे वॉल्व डेवलप हो जाएगा, और ये क्या कर देगी, पूरा क्लोज़ कर देगी इस चीज़ को। एयर वॉल्व आपका प्रेशर को बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। वायुमंडलिक और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर बाहर का बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। इसके बाद ये पेनस्टॉक से जो पानी है वो आपका कहाँ चला गया, टरबाइन पे। एक स्थिर पानी, मतलब कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से पानी आ रहा है जो टरबाइन पे गिर रहा है। हमको हमेशा हाइड्रो पावर प्लांट में ये चीज़ देखनी होती है कि जो पानी हम पेनस्टॉक के थ्रू टरबाइन पे गिरा रहे हैं उसका प्रेशर एकदम सेम होना चाहिए, मतलब कि स्थिर प्रेशर पर पानी गिरे। कहीं ऐसा नहीं कि आप 50 MPa पे पानी गिरा रहे हैं तो आप 60 पे गिरा देंगे, 90 पे नहीं, वो 50 MPa पे ही पानी गिरेगा, वो लगातार उसी प्रेशर पे ही पानी गिरेगा, उसी प्रेशर पे ही उसी प्रेशर पे ही वो पानी टरबाइन पे गिरेगा, और उसी प्रेशर पे जनरेटर टरबाइन से जो टरबाइन में पानी गिरेगा तो एक कांस्टेंट प्रेशर से ही टरबाइन की गतिज ऊर्जा बढ़ती रहेगी। इस बार टरबाइन पे पानी गिरने के बाद हम इस टरबाइन को कनेक्ट कर देते हैं जनरेटर से। देखिए यहाँ ये जनरेटर लगा हुआ है, इस टरबाइन को जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें जब ये पेनस्टॉक से टरबाइन पे जब पानी गिरता है तो जो प्लेट जो होता है मूव करना शुरू कर देती हैं, और यहाँ पे हमें मिलती है गतिज ऊर्जा। मेन फंक्शन आपका यहीं से शुरू हो जाता है। इस पूरे फंक्शन को करते हुए जब यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमको मिलती है गतिज ऊर्जा। इस गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में चेंज करने के लिए हम जनरेटर लगाते हैं। ये जनरेटर क्या करता है, इस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देता है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आप जो ये कंस्ट्रक्चर जो पढ़ रहे हैं आप, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, ये AC करंट डेवलप करता है, मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट डेवलप करता है जो लगातार चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे जब हम टरबाइन पे जो हम गतिज ऊर्जा जो हम पाते हैं उसको जनरेटर के थ्रू हम चेंज करते हैं, और ये जनरेटर हमको 3 फेज सप्लाई देता है। जनरेटर से हम खाली गतिज ऊर्जा जनरेटर पे हम खाली विद्युत ऊर्जा पाते हैं। इसके बाद जो 3 फेज जो सप्लाई कैसे देता है वो हम आगे बताएंगे। 3 फेज यहाँ पे आपको गतिज विद्युत ऊर्जा आपको यहाँ पे प्राप्त होगी, और इस विद्युत ऊर्जा को फिर हम ट्रांसफार्मर और ये आपके बस बार कहलाते हैं। बस बार और ट्रांसफार्मर और इंसुलेटर के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, पावर हाउस तक भेज देते हैं। तो ये सारे जो ये हैं विद्युत उपकरण, वो विद्युत कौन सा आपका है, ट्रांसफार्मर है, और बस बार्स, इंसुलेटर वगैरह सब यहाँ लगे होते हैं। तो इसके थ्रू हम इसको पावर हाउस में भेज देते हैं। ये यहाँ पे R, B और Y के बारे में आपको ये हम बता चुके हैं।
ये रेड ब्लू और येलो, ये 3 तरह की बस बार्स लगे होते हैं, 3 तरह की सप्लाईज में होती है। यही चीज़ ये आपकी क्या होती है 3 फेज़ में आती है। और 3 फेज़ में डेवलप कैसे होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3 फेज़ में डेवलप कैसे किया जाता है पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे हम हाइड्रो पावर प्लांट्स को कंप्लीट करते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट्स में वर्क कैसे होता है और हमको कैसे विद्युत ऊर्जा मिलती है पानी के थ्रू। अब हम दूसरा पावर प्लांट पढ़ेंगे और दूसरा पावर प्लांट हमारे सामने जो आएगा वो आपका आएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट मतलब कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करके उनको यूज़ करके हम बनाते हैं क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट के सिस्टम में सबसे अच्छी बात ये क्या है कि ये भी एसी सप्लाई ही बनाता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट के बनाता है ये। और इसमें जो तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम जो ईंधन का इस्तेमाल करते हैं वो हाईली रिएक्टिव या तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और या इतने हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आप को स्वतः ही विस्फोट करते रहते हैं। तो उनमें इस तरह के एलिमेंट्स जो हमको मिलते हैं उसमें हम जो ईंधन के रूप में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं यूरेनियम 235 का या थैलियम 235 का, प्लेटिनियम PO239। ये उन एलिमेंट्स के नाम हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं और अपने आप को खुद ही विस्फोट करते हैं। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है, वो स्वतः ही अपने आप को विस्फोट होते हैं। इनके अंदर जो हमको ऊर्जा मिलती है वो इतनी ज़्यादा होती है। तो जिस ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम विद्युत ऊर्जा भी बनाते हैं और साथ में हम बनाते हैं परमाणु बम भी हम इन्हीं एलिमेंट्स की मदद से बनाते हैं। तो हम इसमें हम जो एनर्जी जो इनके अंदर निकलती है उस एनर्जी का हम 2 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक हम बनाते हैं परमाणु बम के रूप में और दूसरा हम बनाते हैं विद्युत ऊर्जा के रूप में। परमाणु बम में क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे हम किसी भी तरह का सोर्स और ऐसा सोर्स नहीं लगाते जिससे उस एनर्जी को कम किया जाए। मगर क्योंकि विद्युत ऊर्जा हमको इतनी हाईली एनर्जी पे नहीं चाहिए होती, इसलिए हम इसकी ऊर्जा को हम थोड़ा सा कम करने के लिए हम यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हम उस ऊर्जा को क्या करते हैं थोड़ा कम करते हैं। तो ये कम करने के लिए हम जिन एलिमेंटों का इस्तेमाल करते हैं वो बोरेलियम या फिर बोरोलियम की प्लेट्स होती हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ही लगी होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर का स्ट्रक्चर आपको फुल इसलिए नहीं दिखाया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको न्यूक्लियर रिएक्टर का सीधे स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर यूरेनियम 235 को कैसे रिएक्ट कराता है। बताने के लिए आपको बता दें इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बोरोनियम की पतली पतली प्लेटें होती हैं। जो क्या होता है इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर 5-6 स्टेज होते हैं, जिसमें एक जगह पे जहाँ पे आपको न्यूक्लियर जितने सारे जो आपके ईंधन है, मतलब इनमें से जो भी आप इस्तेमाल करना चाहिए यूरेनियम 235 करिए या थैलियम 332 करिए, इसको हम क्या करते हैं विखंडन करते हैं और उस विखंडन करते हैं जिसको यहाँ पे देखिए फ्यूज़न के नाम से क्या बताया गया है। ये यहाँ पे विखंडित किया जाता है और ये लगातार एक दूसरे पे इनका जो विखंडन होता है वो लगातार एक वहाँ पे न्यूक्लियर थर्मल स्टोरेज होता है जहाँ पे ये लगातार लड़ते रहते हैं एक दूसरे पे इनको विस्फोट फेंका जाता है, जिससे कि वो लगातार इनमें क्या होता है विखंडन होता है। विखंडन होने के समय ये अपने आप को तोड़ते हैं और उस समय न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो रहते हैं इनके अंदर वो विखंडित होते हैं और जो कि न्यूट्रॉन की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो टूट नहीं सकता है। तो इस वजह से वहाँ पे ये ऊर्जा हमेशा डेवलप होती रहती है और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। इन ऊर्जाओं को कम करने के लिए बोरोनियम की प्लेट लगी होती है जिस पर इनकी बौछार की जाती है। बोरोनियम की प्लेट काम क्या करती है, बोरोनियम का प्लेट इन ऊर्जाओं को अवशोषित करती है, मतलब कि अपने में उन प्लेटों से जब लड़ते हैं तो इनकी ऊर्जाएँ क्या होती हैं वो अपने में ऑब्जर्व करती जाती है। तो इस तरह की कई प्लेट्स लगी होती हैं। तो इस प्लेट्स को लगाने का काम और सारी चीज़ें प्रोसेस करने का काम रिएक्टर में करते हैं। इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर में जब सारा ये प्रोसेस हो जाता है तो इसको हम जोड़ते हैं कूलेंट पंप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं, जो इस क्रिया के बाद जो ऊष्मा जो निकल के आती है इन सारे प्रोसेस के बाद जो हमको एनर्जी जो ऊष्मा इसमें से निकलती है उस ऊष्मा को ठंडा करने के लिए हम उसे कूलेंट पंप के थ्रू पास कराते हैं, जिसमें पड़ा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि ठंडा करता है इसको ठंडा करने के बाद इस
उसको फिर हम जो पास कराते हैं हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में दो तरह का प्रोसेस होता है। एक, इन ऊष्माओं को दोबारा से गर्म करके वो टरबाइन पे भेजता है। दूसरा जो अत्यधिक जब ये क्या कहते हैं, ये ऊष्मा जब गर्म होकर टरबाइन पे पहुंचती है तो इन्हीं ऊष्माओं को दोबारा से वो ठंडा करके दोबारा फिर से यूज़ कराता है। वो हम यहाँ पे लिखा हुआ है संधारित्र के थ्रू हम ये काम कराते हैं। मतलब कि इसको पहले हम हीट से टरबाइन पे सप्लाई कराते हैं और फिर इसी ऊष्मा को हम ठंडा करके दोबारा वाटर टैंक से गुजार के और फिर हीट एक्सचेंजर में देते हैं। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। और ये जो ऊष्मा होती है, जो ये प्रेशर होता है भाप का, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में के थ्रू जो हम जब पास कराते हैं, मतलब कि इन एलिमेंट के थ्रू, फ्यूज़न के थ्रू जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसमें जो भाप होती है, उस भाप से टरबाइन मूव करता है जहाँ पर गतिज ऊर्जा मिलती है। तो इस गतिज ऊर्जा को, जो गतिज ऊर्जा हमें मिलती है, उस गतिज ऊर्जा को हम अल्टरनेटर मतलब कि जनरेटर से कनेक्ट करके हम विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हम यहाँ पे जो न्यूक्लियर जो यूरेनियम या थेरियम जो भी आप एलिमेंट यूज़ करेंगे, उससे जो एनर्जी डेवलप होगी, जो एनर्जी से जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, उस ऊष्मा को जब हम टरबाइन पे डालेंगे तो उसी ऊष्मा का इस्तेमाल फिर हम क्या करेंगे, संधारित्र से गुजारें, मतलब ये भाप जो होता है संधारित्र से गुजारेंगे, क्योंकि लगातार चलता रहेगा और इसके अक्रॉस भाप लगातार आता रहेगा। तो ये जो गर्म भाप है उसको हम संधारित्र गुजार के वाटर टैंक से गुजार के ठंडा करते हैं और दोबारा से फिर हीट एक्सचेंज में डालते हैं। और तो इस प्रोसेस में क्या होता है, आपका कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती और लगातार हमको इस ऊर्जा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, यहाँ पे हम विद्युत ऊर्जा डेवलप करते चले जाते हैं टरबाइन के थ्रू। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का। और न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाद हम एक और पावर प्लांट पढ़ेंगे, थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट जो है, इसका इस्तेमाल हम सबसे अधिक हम अल्टरनेटिंग करंट बनाने के लिए, मतलब कि अल्टरनेटिव विद्युत ऊर्जा डेवलप करने के लिए हम सबसे अधिक जिस पावर हाउस का इस्तेमाल, पावर स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो पावर स्टेशन होता है, वो है हाइड्रोलिक पावर स्टेशन। मतलब कि 1/3 पार्ट हम पूरे विश्व में इस्तेमाल करने वाला जो पावर स्टेशन है वो है आपका हाइड्रोलिक पावर प्लांट से। इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं थर्मल पावर प्लांट को, और देन हम इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को। इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी करते हैं, मगर उससे ज़्यादा हम परमाणु बम बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो और जो नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं अब वो है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में हम किसका करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं। कोयले का इस्तेमाल हम थर्मल पावर प्लांट्स में करते हैं। और इस यहाँ से भी हमको क्या होगा, कोयले को हम क्या करेंगे, जलाएंगे। जलाने से हमें क्या मिलेगी, जब कोयले को जलाएंगे तो हमें कोई ना कुछ हीट मिलेगी। जो हीट मिलेगी उसको हम वहाँ से भाप निकलेगी, जो गैस निकलेगी, उसको हम ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं। और यही ऊष्मा हमारा क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। टरबाइन पे गिर के और जनरेटर लग के हम इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि कैसे क्या काम होता है थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट जो आपका स्ट्रक्चर, इसमें हम 6 तरह के 6 मेन फंक्शंस के होते हैं। एक क्या होता है कि हम जहाँ पे कोयला मिलता है वहाँ से हम कोयला लेते हैं और उसको हम, जैसे 6 मेन फंक्शन, जैसे कि हम सबसे पहला फंक्शन होता है कोयला को स्टोर करने का पार्ट एक होता है इसमें। उसके बाद तो स्टीम जनरेटिंग प्लांट बना होता है, इसके अंदर स्टीम टरबाइन होता है, अल्टरनेटर और फीड वाटर और शीतलक कूलिंग, ये सारे 6 पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, अब हम इसको आपको बताते रहें कि कौन क्या फंक्शन करता है। कोयले तथा राख की ढलाई, ये जो आपका है इसमें कुछ होता नहीं है खास। इसमें हम क्या करते हैं, जो हम लेके आते हैं ट्रक वगैरह से, जिससे भी हम लेके आते हैं कोयले को, उसको हम कोयले को जाके कोयले भंडार में रख देते हैं। कोयले भंडार में रखने के बाद हम इसको भेज देते हैं ढलाई प्लांट में। ढलाई प्लांट में क्या होता है, कुछ वहाँ होता नहीं है, वहाँ पर उसी कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद हम उसको भेज देते हैं जाके, इसको हम बोलते हैं बिल्ट कन्वर्टर में। बिल्ट कन्वर्टर में क्या करते हैं, उस कोयले छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको जला दिया जाता है। जलाते हैं तो उसमें से जलाएंगे, उसमें तो कुछ ना कुछ ऊष्मा उसमें निकलेगी, उस ऊष्मा का हम इस्तेमाल करेंगे। और जो राख होती है उसको हम अलग स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, यही चीज़ होता है आपका कोयले की ढलाई व
कोयले तथा राख की ढलाई की व्यवस्था में। पहला चीज़ आपको हम बता दें कि क्या होता है, बस खाली इस पार्ट में कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं, इसमें हम बस खाली कोयले को लाते हैं, फिर उसको हम छोटे छोटे पार्टों में तोड़ते हैं और उसके बाद हम बिल्ट कन्वर्टर में डाल देते हैं। बिल्ट कन्वर्टर में उसमें आग लगाई जाती है और वो दहन करने लगता है, जलने लगता है। जलने के बाद ऊष्मा निकलती है और जो राख बचती है उसको हम राख स्टोरेज में स्टोर कर लेते हैं, स्टॉक स्टोर में स्टोर करते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है आपका स्टीम संयंत्र, स्टीम उत्पादक, मतलब कि स्टीम जनरेटिंग प्लांट। स्टीम जनरेटिंग प्लांट में देखिए हम क्या करते हैं, ये थोड़ा देखना होगा स्ट्रक्चर आपको उसके लिए। ये देखिए कोल्ड स्टोरेज, देखिए यहाँ पे हम जो आपको बताए थे ढलाई कोयले का, हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, फिर कोल्ड हीटर में हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं उसको। तो तोड़ने के बाद हम इसको क्या करते हैं, इसी हीट में कोल्ड हीटर में जाके हम इसको क्या करते हैं, गर्म बिल्ड कन्वर्टर यहाँ पे लगा होता है, बिल्ड कन्वर्टर ये है। इस बिल्ड कन्वर्टर में इसको हम आग लगाते हैं। आग लगाने के बाद जो राख होती है उसको हम इधर स्टोर कर लेते हैं, और जो आपका भाप होती है, ऊष्मा जो उसकी होती है, उसको हम 3 पार्ट में, फ्लक्स गैस यहाँ पे 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए कैसे और क्या काम करेगा ये चीज़ आपकी क्या होगी, ये चीज़ जो आपकी कहलाएगी वो आपकी होगी, ये पूरा फंक्शन जो आपका कहलाएगा वो आप उसको बोलेंगे ये स्टीम उत्पादक, मतलब ये स्टीम जनरेटिंग प्लांट्स, उस चीज़ को हम बोलेंगे स्टीम जनरेटिंग प्लांट्स, जहाँ पे ये तीनों फंक्शन होगा। यहाँ पे सुपर हीटर लगा होता है, और इसके साथ ही लगा होता है आपका सुपर हीटर होता है। थर्मल पावर प्लांट के अंदर देखिए यहाँ पे कोयले को हम स्टोर करते हैं, फिर कूल हीटिंग में हम आपका वही चीज़ करते हैं, कोयले को तोड़ देते हैं। उसके बाद आता है बिल्ड कन्वर्टर में कोयले को जलाते हैं और उसके राख को फिर इकट्ठा कर लेते हैं। बिल्ड कन्वर्टर से बॉयलर तक जो पाइप होता है, उस बिल्ड कन्वर्टर से बॉयलर तक आने के लिए, मतलब कि यहाँ पे बिल्ड कन्वर्टर लगा होता है, यहाँ से बॉयलर तक आने के लिए जो भाप जो हमको मिलती है, जो बहुत ज़्यादा ऊष्मा जो हमें मिलती है, भाप नहीं मिलती, जो हमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा मिलती है, उस ऊष्मा को हम बहुत शुष्क कर देते हैं, जिससे कि वो जो जितनी जैसे कि आप ये यानी जैसे कि पानी को जैसे हम गैस पे गर्म करते हैं, तो पानी को अगर हम किसी चीज़ से ढक दें, प्लेट से ढक दें, तो एक टाइम बाद उसके अंदर बहुत ज़्यादा भाप डेवलप होती है, और वो जो प्लेट ढका होता है उस प्लेट के पे क्या होती है आपकी स्टोर होने लगती है। और जब हम उस प्लेट को उस भगोनी से हटाते हैं, तो हटाते ही तो वो भाप क्या होता है पानी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक वही फंक्शन इसमें होता है बॉइलिंग कन्वर्टर में जो ऊष्मा हमको रहती है वो बहुत ज़्यादा हीटेड रहती है, जिसको हम क्या करते हैं, जिस पाइप के थ्रू गुजारते हैं, उस पाइप की जो टेम्परेचर उस पाइप का रहता है वो बहुत ही शुष्क, बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से वो जो आपकी जो ऊष्मा है वो क्या होती है पानी में कन्वर्ट होती है, और पानी में कन्वर्ट जब होती है तो वो उस पानी को हम सुपर हीटर से पास कराते हैं। सुपर हीटर में क्या होता है, उसी पानी को वो क्या करता है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे गर्म करता है, जिससे क्या होता है भाप डेवलप करती है। वहाँ पे वो भाप जो डेवलप करती है वो वहाँ पे क्या होती है, वो भाप डेवलप करती है, और ये चीज़ जो भाप डेवलप करती है उस भाप को हम वॉल्व के थ्रू कनेक्ट करते हुए टरबाइन पे फेंकते हैं, और वो टरबाइन से जब बने तो प्लेट को घुमाती है, और वहाँ पे हम जनरेटर कनेक्ट करते हैं जो अल्टरनेट का काम करता है। जनरेटर से हमको विद्युत ऊर्जा मिल जाती है। इकोनॉमिक और प्री एयर का काम आपको बता दे रहे हैं। इकोनॉमिक क्या करता है, ये बॉयलर तक पानी, जब आपका पानी गर्म होता है, मतलब जब आप सुपर हीटर से गुजारते हैं तभी पानी गर्म होता है 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसमें क्या था, फिर वो पानी गुजरने के बाद जो ऊष्मा होती है वो इधर चले जाती है। ये गर्म पानी जो आपका लगातार गर्म हो रहा है वो क्या इकोनॉमिक पे जाता है। इकोनॉमिक पे क्या करता है, गर्म पानी को बॉयलर में ले जाने का काम करता है इकोनॉमिक, मगर वो इकोनॉमिक तुरंत नहीं भेजेगा। इकोनॉमिक क्या करेगा, एयर प्री हीटर में डालेगा। एयर प्री हीटर को क्या करेंगे, वहाँ पे वो क्या करते हैं, एयर प्री हीटर इन पानियों को फिर वो गर्म वायु से पास कराते हैं, जिससे वो हीटेड रहता है और दोबारा ये बॉयलर में जाता है। ये फंक्शन लगातार होता रहता है, और इस तरह लगातार हमको भाप जो होती है वो मिलती रहती है, और वो भाप जो होती है उस भाप को वॉल्व के थ्रू हम कनेक्ट करके टरबाइन पे भेजते हैं। और टरबाइन क्या करता है, उसको इससे पंखे घूमने लगते हैं और गतिज ऊर्जा मिलती है हमको। उस गतिज ऊर्जा को हम अल्टरनेटर से जोड़ के मतलब कि उसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। तो ये पूरा फंक्शन आपका हो जाता है किसका, ये पूरा फंक्शन हो गया थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का। तो इस तरह हम थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से हम विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, और
बस बार्स, ये बस बार्स हैं और ये जो डार्क ब्लैक ब्लैक लगा वो इंसुलेटर लगा हुआ है, ये वाले। और इस इंसुलेटर लगा हुआ, 3 फेज सप्लाई आपकी होगी और ये चीज़ आपके कार्बन ब्रश है। ये पूरा फंक्शन आपको बताया जा चुका है जनरेटर के कंस्ट्रक्शन में। ये जनरेटर के कंस्ट्रक्शन से ही होते हुए गुजर रहा है, तो ये सब आपको बताया जा चुका है। तो ये आपका हो गया कि थर्मल पावर प्लांट्स में विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है। इसके साथ ही ये तीनों पावर प्लांट्स आपके बता दिए गए हैं। और तीनों पावर प्लांट का कंपेयर देख लीजिए। तीनों पावर प्लांट में क्या क्या कंपेयर करने लायक चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये कहा है कि जो जहाँ की प्लेसिंग होती है उनको, तो थर्मल पावर प्लांट जहाँ बनाया जाता है, जहाँ पे कोयले की मात्रा जहाँ होती है वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट जाता है। हाइड्रोलिक पावर प्लांट भी ऊंचाई पे बनाया जाता है, पानी की मात्रा जहाँ हमको ज़्यादा मिल सके, पानी में हमको ज़्यादा मिल जाए, जैसे नदियाँ वगैरह के पास ही ये बनाए जाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी जनसंख्या में जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ तो न्यूक्लियर मिलेगा भी नहीं, तो वहाँ पे बना भी नहीं सकते हैं। तो जहाँ पे इसकी प्लाटिंग होती है, मतलब जहाँ पे ये एलिमेंट्स मिलते हैं हमको, उन्हीं के पास ही बनाने की कोशिश की जाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट भी। स्ट्रक्चर के अनुसार देख लीजिए, अगर आप संरक्षण एवं विवरण मूल की बात करें तो आप इसका थर्मल पावर प्लांट्स का हमें 2 फ़ायदा हमें मिल जाता है कि हम भाप से ही पानी बनाते हैं और पानी का इस्तेमाल भी हम दोबारा भाप के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 2 फ़ायदा मिलता है इससे। और यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि इसमें डैम वगैरह बनाना है, फिर चीज़ें सारी सेटअप करनी है उसके डैम, मगर इसमें ऐसा कुछ डैम वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है थर्मल वाले में। जो फंक्शन है आपका कि भाप टरबाइन कोयले को लाना, तोड़ना, बनाना, यही सब करना, और इसमें डैम बनाने में पैसा लग जाता है थोड़ा। यहाँ पे जो आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती है। न्यूक्लियर जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है वो उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगता है और ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। पूंजीगत लागत थर्मल की सबसे कम होती है, इसकी उच्च हो जाती है। डैम वगैरह बनाने से इसकी बहुत कम होती है, कोई एक्स्ट्रा पैसा इस पर नहीं लगाया जाता है। परिचालन लागत तो जैसे जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट बनाया गया वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग होता है, जैसे कितनी दूर है या कितना हमारा वहाँ से कोयले को पावर प्लांट तक लाने में लगेगा, इसकी वजह से इसका तो थर्मल का तो एकदम ही नहीं लगता है। हाइड्रोलिक का तो, और इसका भी वही है, पास ही में रहते हैं। ईंधन परिवहन की लागत इसमें ईंधन परिवहन की लागत उच्च होती है क्योंकि इसमें तो ईंधन परिवहन की जरूरत नहीं होती है और लेकिन इसमें भी शून्य होता है, इसकी उच्च होती है ईंधन परिवहन की लागत। देखभाल में देखिए सबसे अधिक देखभाल थर्मल की होती है, इसमें इसको देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ठीक ही ठाक है। जो यूरेनियम 235 या PB229 का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसी को देखा जाता है कि उसकी देखभाल करनी रहती है। इसमें कम होता है कि पानी का कोई वो नहीं होगा। इसमें सबसे अधिक इसलिए लग जाती है कि कोयले को लाना, फिर उसको स्टोर करके बहुत टाइम तक रखना, और इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है खाली। तो ये सारी कंपेयर एक दूसरे से कैसे क्या कौन किस में कितना बेटर है। एक है हाइड्रो पावर प्लांट में आपका क्या हाइड्रो पावर की हानि क्या है, तो हानि आपकी बस यही होती है, एक चीज़ का पता भी किया गया है कि बांध बनाने में पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है और मौसम की स्थिति भी निर्भर करता है, जैसे कि मौसम नहीं सही है, पानी बरसता जा रहा है, तो इस तरह थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है इसमें। ऐसी जगहों पे नहीं थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जाता है जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है। पानी की मात्रा पर्याप्त हो और डैम उससे थोड़ी सी दूरी पे बनाया जाता है जहाँ पे हमको डैम में लगातार पानी हम वहाँ तक पहुँचाते रहें या मिलता रहे हमें पानी की ज़रूरत के अनुसार। तो ऐसी जगह बनाता है कि पानी की मात्रा जहाँ पे ठीक हो। तो ये आपका हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में हो गया, उनका कंपेयर भी हो गया। तो इसके साथ ये वीडियो का यहाँ पे ख़त्म होता है।